नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भूगोल विषय के खंड क के इकाई 1 में भारत संसाधन एवं उपयोग। हम अध्ययन करेंगे भारतीय संसाधन एवं उपयोग के बारे में। इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या जानेंगे? संसाधन क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन बनते कैसे हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को कितने कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु किए गए प्रयास, संसाधनों का संरक्षण, उनका उचित देखभाल, सतत विकास की अवधारणा यह क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, और सतत विकास हेतु किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु क्या प्रयास किए गए। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन किसे कहते हैं एवं संसाधनों का महत्व क्या होता है। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन होती हैं। संसाधन भौतिक भी होते हैं और जैविक भी होते हैं। जहां एक और हमारी भूमि, जल, खनिज ये भौतिक पदार्थों में शामिल किए जाते हैं जो मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, और दूसरी ओर जैविक संसाधन जैसे कि वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव मानव जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हटते। तो संसाधनों का अर्थ क्या हुआ? संसाधनों का अर्थ हुआ कि वो कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वो भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, भौतिक के अंतर्गत जैसे कि भूमि, सोइल, मृदा, जिससे आप अपने भोजन जैसे कि खाद्यान्न फसलें उत्पादन करते हैं, उसको फर्टाइल बनाते हैं, तो वो आपके लिए एक संसाधन है। खनिज, जल, वो आपकी आवश्यकताओं की, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए वो संसाधन है। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो सकते हैं। देखिएगा, बिना तकनीकी के आप किसी भी चीज को संसाधन नहीं बना सकते। जैसे कि हमारे प्राचीन काल में ही बहुत सारे संसाधन जो आज विद्यमान है वो प्राचीन काल से ही पृथ्वी पर विद्यमान थे, लेकिन तब वो संसाधन नहीं थे, क्योंकि उसका कारण था कि संसाधन तो पृथ्वी की सतह के ऊपर और सतह के अंदर विद्यमान थे, लेकिन मानव को उनको उपयोग करने की तकनीकी जानकारी नहीं थी। बहुत सारे वनस्पति, जीव जंतु जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन सभी उपलब्ध थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, उनका तकनीकी उपयोग नहीं था। मानव उनको जानता नहीं था कि इनका उपयोग क्या है, इसलिए तब तक वो संसाधन नहीं कहलाए जब तक कि मानव ने उसने तकनीकी विकास कर उन संसाधनों का उपयोग करने लगा। जैसे सालों, लाखों, करोड़ों वर्षों से हमारे जलाशय, झील, नदी, सागर, इनमें जलीय जीव लाखों वर्ष पुराने समय से रह रहे हैं, लेकिन वो तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं थे जब तक कि मानव ने अपने ऐसी तकनीक का विकास कर अपने लायक उनको नहीं बनाया हो। सदियों से ही हम देख रहे हैं कि कोयला और पेट्रोलियम और अन्य खनिज जो कि पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, और धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। मनुष्य को पहले भोजन, कपड़ा और मकान तक आवश्यकताएं थी, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, और उसने तकनीकी ज्ञान में वृद्धि कर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु नई तकनीकें विकास किया, और उससे नए नए संसाधनों का उपयोग हुआ। आदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। इसका मतलब है कि जो हमारा आदि मानव था वो अब तकनीक को प्राप्त किया और वो आधुनिक मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का
जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम होगा। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यताएं विकसित होती हैं। अतः मानव जीवन निर्वाह के लिए उसके तौर तरीके, सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है और यहाँ पर यह नोट करना जरूरी है कि प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन, उनका एक कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। संसाधनों को बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोयले की तस्वीर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोयला लाखों करोड़ों वर्षों से भूगर्भ में जब दबा हुआ था, लेकिन जब मानव को तकनीक के विकसित होने के बाद इसका पता चला कि अच्छा इसका तो अपन विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं, तापीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, तो मानव ने कोयले का उपयोग प्रारंभ किया और तब से मानव के लिए कोयला क्या बन गया? ये तो एक ईंधन का साधन है, इसलिए ये क्या बन गया? ये बन गया आपका ऊर्जा संसाधन। क्या बन गया? ऊर्जा संसाधन। अब आप दोस्तों, आप अपने पेन से लिख रहे होंगे, ये आपका पेन है। ये पेन संसाधन कैसे बना? मानव ने अपनी की तकनीकी कौशल के माध्यम से इस पेन का उपयोग, इस पेन को बनाने की कला सीखी और उसने लेखनी का आविष्कार किया और धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया। तो ये क्या थे? मानव के लिए एक संसाधन। मानव अपने तकनीकी ज्ञान से इसको एक संसाधन बना दिया। इसलिए जिमरमैन का यह कथन बिल्कुल सही बैठता है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा एक तो दो प्रकार की चीजें होती है। वस्तुएं, जिससे आप दुकान पे जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, वो आपको कुछ सामान दे देता है, वो वस्तुएं होती है। लेकिन आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई गायक या कोई कवि या कोई चित्रकार वो अपने कार्यों से धनार्जन करता है, धन का अर्जन करता है और स्वयं को संतुष्ट करता है और हमें वो सेवा देता है। तो सेवा भी क्या हो गया? सेवा भी मानव जीवन के लिए एक संसाधन हो गया। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी और गायक की गायकी भी संसाधन होते हैं। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इसके पास तकनीक है, तकनीकी का ज्ञान है, जिसके सारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन प्राकृतिक होते हैं, परंतु संसाधन प्राकृतिक होने के साथ मानवीय भी होते हैं। मानवीय ज्ञान की आवश्यकता होती है इनको संसाधन बनने के लिए। अतः संसाधन किसी भी देश की, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसका एक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। जिन राष्ट्रों के पास संसाधनों की कमी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पीछे पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है वो ही विकास कर पाते हैं। जिन राष्ट्रों के पास, ऐसा देखा गया है कि जिन राष्ट्रों के पास संसाधन की कमी होती है वो अपने तकनीकी कौशल के माध्यम से संसाधनों का विकास करते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आप जापान को देख सकते हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, किंतु इसने मानव संसाधन, उसको तकनीकी दृष्टि से इतना प्रबल और मजबूत बनाया है कि यह देश सभी पदार्थों को विवेकपूर्ण उपयोग कर, विकसित कर विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी भी देश के विकास में उसके भौतिक एवं जैविक संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में होता है। मानव ही उनको कंट्रोल करता है, मानव उनको नियंत्रण करता है संसाधनों को, जो पर्यावरण में पदार्थ, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है और जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि संसाधन वो भौतिक भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं भौतिक संसाधनों की बात करूं तो ये क्या है दोस्तों? ये है जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। ठीक है, ये जल संसाधन, ये भौतिक संसाधन। ये क्या है? मृदा संसाधन।
ठीक है, ये मृदा संसाधन है, यहाँ पर आप जुता हुआ खेत आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे लिए एक संसाधन है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के मिनरल्स देख सकते हैं, यानी कि खनिज देख सकते हैं, ये भी क्या है, भौतिक संसाधन है। अब ये मिनरल्स ये लाखों करोड़ों वर्षों से जमीन के अंदर दबे हुए थे, लेकिन जब मानव ने इनके अपनी तकनीकी कौशल से इनका विकास किया और अपने लिए उपयोगी बनाया, तब ये मानव के लिए संसाधन। तो आप देख सकते हो कि खनिज भी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। ये आपके सारे सभी भौतिक संसाधन होते हैं। अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे वनस्पति, वनस्पति क्या होती है, एक संसाधन होती है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन ये क्या होता है, ये एक जैविक संसाधन है, भौतिक संसाधन है। यहाँ पर आप देख सकते हो जीव जंतु, ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य में रहते हैं, विचरण करते हैं, वो भी क्या है, मानव जीवन के लिए एक संसाधन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मानव जो कि तकनीकी कौशलता से युक्त है, यानी कि मानव भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि मानव के पास ज्ञान है, उसके पास तकनीक है, और उस तकनीक के माध्यम से संसाधनों को विकसित करता है, इसलिए मानव भी क्या है, संसाधन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों के इसका महत्व क्या है। संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यही संसाधन होते हैं। संसाधन कुछ नहीं होते, सिंपल, आप डेली आप अपने अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये मानव के लिए उपयोगी है तभी संसाधन है, अदरवाइज उपयोगी नहीं है। कोयला ऐसे पड़ा था, मानव उसको देखता भी नहीं था, लेकिन जब पता चला ओ कोयले से तो विद्युत उत्पादन की जा सकती है, तापीय विद्युत ऊर्जा, ये तो एक अच्छा एनर्जी यानी ईंधन का साधन है, तब से वो मानव के लिए संसाधन बना था। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़े तो संसाधनों को दो भागों में, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन जो कि प्राकृतिक रूप से हमें अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। मानवीय संसाधन जो मानव अपनी तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित करता है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो इसके अंतर्गत नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। क्या होते हैं नवीनीकरणीय संसाधन, ये हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। नवीनीकरणीय संसाधन को भी हम आगे दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से दो भागों में विभाजित करते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं पवन और जल, दोनों क्या है, नवीनीकरणीय संसाधन। लेकिन इसके अंतर्गत ये हमारे क्या है, भौतिक संसाधन। क्या है, भौतिक संसाधन। नवीनीकरण के अंतर्गत भी क्या है, भौतिक संसाधन। ये हमारे क्या है, जैविक संसाधन। तो नवीनीकरणीय संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, भौतिक और जैविक। तो भौतिक के अंतर्गत जैसे कि पवन और जल। जैविक के अंतर्गत हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है हमारे लिए, ये है हमारे जैविक संसाधन। ठीक है। अनवीनीकरणीय संसाधन के अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा गया, पुनः चक्रीय, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वापस से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि धातु। जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, एक बार उपयोग होने के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं अचक्रीय, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, एक बार आपने यूज कर लिया, खत्म, राख बन गया। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम मानव की द्वारा बनाई हुई संरचनाएं, संस्थाएं, उसकी क्वालिटी, उसकी मात्रा क्या है, वो क्या काम करती है, उसकी तकनीकी कौशल क्या है, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन। तो चलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधनों को अलग अलग आधार पर दोस्तों अलग अलग भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधनों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, और इनमें सजीव के सभी लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे कि मनुष्य जैसे कि हमने पढ़ा था, मनुष्य, उसके बाद में वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सब क्या होते हैं, जैविक समुदाय। लेकिन अजैव संसाधन ये निर्जीव होते हैं। ठीक है, इन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे कि चट्टाने, धातु, खनिज, पवन, जल, बहुत सारे उदाहरण है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप अपने घर पर, आप अपने आसपास जो भी संसाधन देखिए उसको जैविक और अजैविक संसाधनों में विभाजित कर एक लिस्ट बनाएं।
कि आपके जैव संसाधन कौन कौन से आपको दिखाई देते हैं और अजैव संसाधन कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर इसको जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जिनमें जीव अंश होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, जिनमें जीव अंश नहीं होता उनको क्या कहते हैं हम, अजैव संसाधन कहते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के वर्ग, यानी कि अगर हम दो प्रकार के होते हैं उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम बात करें इसके अंतर्गत नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन, ओके। जैसा हमने बात करा था कि जैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत व वन्य प्राणी, ठीक है। तो दोस्तों नवीनीकरण संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा वो कभी खत्म नहीं होगी, वो नवीनीकरणीय, पवन ऊर्जा वो नवीनीकरणीय। लेकिन अनवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग संभव नहीं हो पाता। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, आप कोयले की बात कर लो, आप पेट्रोल और डीजल की बात कर लो, एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, खत्म। तो अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है उसका ओनरशिप, उसका राइट। कितने प्रकार के होते हैं, चार, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो सरकार को कुछ लगान या राजस्व चुकाते हैं। जैसे कि आपका भूखंड यानी आपका घर, वो आपकी एक निजी संपत्ति है, वो व्यक्तिगत संपत्ति है, जिस पर लोगों का खुद का एक निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। जैसे तालाब, कुआं, ये ऐसे संसाधन हैं जिन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व रखता है। अब हम बात करते हैं सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर ओनरशिप, जिन पर स्वामित्व सभी का होता है। जैसे कि वो सभी के लिए सुलभ होते हैं, सभी के लिए एक्सेसिबल होते हैं, सभी लोग तक पहुंचने होते हैं, कोई भी उनका उपयोग कर सकता है। जैसे कि गांव में चारण भूमि, गांव में शमशान भूमि, गांव में मंदिर, गांव में मस्जिद, सामुदायिक भवन और तालाब, इन सब पर हम जा सकते हैं। तो ये क्या हुए, सामुदायिक संसाधन। आप देखते होंगे कि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधनों में आप जाते होंगे, पार्क आपको पाए जाते हैं, पार्क के अंदर आप जा सकते हैं, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब इन सब पर किसका, ये सब संसाधनों पर किसका अधिकार होता है, समुदाय विशेष, यानी कि सभी समुदाय के लोगों का होता है और ये सभी के लिए सर्वसुलभ होते, ये होते हैं सामुदायिक संसाधन। चलो इसके आगे फर्दर कड़ी में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को ये वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। देखिएगा हमारे भारत के देश के अंतर्गत जितने संसाधन आते हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि वो कोई व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, उस पर संपूर्ण जनता का अधिकार है। तो कानूनी दृष्टिकोण से देश का कोई भी संसाधन वो हम सभी का वैधानिक उसके ऊपर हक होता है, ठीक है। लेकिन उसका अधिग्रहण कई बार सरकार व्यक्तिगत संसाधनों का भी सार्वजनिक हित में कर सकती है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। इनके आप जानते हैं कि देश की सीमाओं के अंदर जितने संसाधन हैं उन पर तो किसी देश विशेष का अधिकार होता है, लेकिन देश के तटीय भागों के बाहर किसका अधिकार होता है, समुद्र। तो देखिएगा ये हमारा प्यारा सा भारत, तो यहां से आप देखेंगे कि ये है तटीय लाइन, ये है तटीय लाइन। तो इसके 200 किलोमीटर का एरिया, यहां तक 200 किलोमीटर का एरिया, 200 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ इसके अंतर्गत आने वाले जितनी भी भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, समुद्री जीव, वो सब ही क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं,
ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र। ये तटरेखा से बाहर जो 200 किलोमीटर का एरिया होता है, उसको छोड़कर जो सागरीय संसाधन होते हैं उस पर किसी देश का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप कि ये 200 किलोमीटर का एरिया जहाँ तक भारत सरकार का नियंत्रण होगा संसाधनों के ऊपर, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद में भारत सरकार का न होकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इन संसाधनों का उपयोग बेसिकली रिसर्च यानी कि अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के द्वारा किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। चलो, विकास के स्तर पर संसाधनों के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन। तो संभावित संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, मतलब अभी उपयोग में आए नहीं है, आगे फर्दर उनका उपयोग हो सकता है, इसका उपयोग अभी नहीं किया गया। जैसे कि हम बात करें हिमालय क्षेत्र का खनिज, जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ एवं महंगा है, ठीक है, तो उसका उपयोग नहीं किया गया। संभावना है कि उसका और तकनीकी विकसित हो जाए तो उसका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार हम राजस्थान में गुजरात क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर पवन एवं सौर ऊर्जा की बहुत सारी संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक उनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया क्योंकि तकनीकी रुकावट। तकनीकी विकास होते ही यहाँ पर इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इनको संभावित संसाधन कहते हैं। तो विकसित संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उनकी मात्रा का गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है एवं इन संसाधनों का विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है, यानी कि ये विकसित संसाधन है, ठीक है, तो इनका उपयोग तकनीकी के ऊपर निर्भर करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, यानी कि पर्यावरण में तो है और मानव की आवश्यकता पूरी भी कर सकते हैं। इसके उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के अनुसार जल, हाइड्रोजन, जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जल हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता होती है, लेकिन उच्च तकनीकी अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं हो सका। तो ये क्या कहलाते हैं? भंडार संसाधन। फिर हम पढ़ते हैं इसमें संचित कोष संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, संसाधन भंडार के ही अंश है ये, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ अभी नहीं हुआ है, ये भविष्य की पूंजी है, हमें भविष्य में इसे उपयोग कर सकते हैं। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकती है, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन में बांध या जल का संचित भंडार शामिल किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन।